हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक स्टेटस। पोस्टिंग का अगला पार्ट रह चुका है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 6 पार्ट थे। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग है प्लान। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड पार्ट में, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग रिक्वायरमेंट क्यों है? कल की तरह पे हम अगर हम लोग किसी बिजनेस को चला रहे हैं तो स्टाफ होना रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली भले मैं एज अ ओनर क्यों ना हो, मुझे एक स्टाफ का रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। वो मेरे बिहाफ में क्या क्या चीजें कर सकता है, या फिर मैं किसी स्टाफ को रखता हूँ तो उसमें मैं क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटीज देखता हूँ। पहला है, देखो, काफी पहले तो एक चीज ये होती है, आपका एक सदस्य होना चाहिए बिजनेस का, जो आपको आपके काम में हेल्प आउट करके दे। उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है एज अ स्टाफ। अगर आप किसी को अपॉइंट करो तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पहला है अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेसिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलप एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। अब इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन। पहला है अट्रैक्टिंग। इट शुड बी लाइक उसकी जो बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज है, पर्सनालिटी है, वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कहीं ना कहीं, कि वो कंज्यूमर को, क्लाइंट्स को आपके तरफ अट्रैक्ट करके रखे। सेकंड, रिक्रूटिंग। जब भी मैं किसी क्लाइंट को रिक्रूट करूँ, कैसा रिक्वायरमेंट जरूरी है? पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, वेल कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, हो गया। तीसरा है सेलेक्टिंग। किसी भी बंदे को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पॉकेट भी देखना जरूरी है कि मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता, और क्या वो इस जॉब के लिए सुटेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद फिर आता है प्लेसिंग। उसको सही जगह पे सही कर देना। अब देखो, कोई बंदा अगर बहुत बोलने वाला हो, क्या वो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल है? मोरलेस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो बोलने में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग में एक्सपर्ट है। अगर कोई प्रोडक्ट उसको बेचने बोलो तो वो दिमाग लगा के बेच के आ जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा या फिर बोला तो कोई बंदा बहुत चुप है, उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, बहुत शांत है, उसको मैं फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैकएंड जैसे पैसे में दूँ, क्योंकि देखो सेल्स करके मतलब वो बोलेगा नहीं, मेरा सेल्स कंप्लीट होगा नहीं, तो मैं उसे वैसे जगह पे रखूंगा जहाँ पे मेरा उसके साथ में कोऑर्डिनेट हो सके, या फिर वो जिस जॉब रोल के लिए सुटेबल हो गया। दैट इज कॉल्ड प्लीजिंग। फिर आता है अप्रेजिंग। मुझे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज बढ़ाते हुए चलना है, या तो ऐसा नहीं हो कि कल के दिनों पे वो कंपनी छोड़ के जाने लगे और मैं अप्रेजल देना भूल जाऊँ। ऐसा होगा नहीं, लेकिन मुझे अगर मेरे एम्प्लॉयज को रखना है तो एक वर्क एनवायरनमेंट होना जरूरी है। दूसरी चीज, वो पैसा जो मांग रहा है वो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसको अप्रेजल देना मेरे लिए रिक्वायरमेंट का काम है। नहीं तो वो आज इस कंपनी में कल किसी और कंपनी में जा सकता है। फिर आता है रेम्यूनरेटिंग मनी। हर साल उसको रिक्रूटमेंट देना जरूरी है। अप्रेजल में उसको हर साल एक डेजिग्नेशन लेवल देना जरूरी है। रेम्यूनरेटिंग में डेजिग्नेशन के साथ में पैसा देना जरूरी है। और धीरे धीरे डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्क हो, कि अगर वो आज इस पोजीशन पे है, फ्यूचर में अगर इस पोजीशन पे जाता है, मेरे कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल पॉइंट लेके आएगा। दैट इज फॉर द बेस्ट वर्क फोर्स। यहाँ तक क्लियर है? स्टार्टिंग समझा? सबसे सिंपल, अगर इसमें तीन डेफिनेशन है, तीन लोगों ने बोला, मैं जो सबसे सिंपल होता है अपने बच्चों के लिए वही लेके आता हूँ, लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको इतनी पूरी बुक पढ़नी है, इतने सारे डेफिनेशन होते हैं। एक सिंपल मैंने रखा है, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन करके एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है, द स्टाफिंग फंक्शन प्रिटेंड्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैन। एक स्टाफिंग का काम होता है कि आप किसी एक प्लेस पे किसी को रिक्रूट करो, उसको सही जगह पे प्लेस करो, टाइम पे उसको अप्रेजल दो, रेम्यूनरेटिंग करते रहो, तो जिससे बेस्ट वर्क आप निकाल के ला सको। दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। यहाँ तक क्लियर है? फिर आते हैं हम लोग हमारे फीचर्स में। पहला फीचर है इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शन। देखो, कुछ भी हो, कुछ भी हो बिजनेस के लिए, पहला बंदा होता है एज अ ओनर में हूँ, लेकिन मुझे एक बंदा चाहिए एज अ स्टाफ, जो मेरे प्लानिंग में हेल्प आउट करे, स्टाफिंग में हेल्प आउट करे, डायरेक्टिंग में हेल्प आउट करे, कंट्रोलिंग में करे। तो ऐसे जा रहे जगहों पर मुझे रिक्वायरमेंट इसकी एक स्टाफ की है, तो जो मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे साथ वो थोड़ा बहुत सबॉर्डिनेट करते हुए चले, दोनों के आइडिया से कहीं ना कहीं बिजनेस बूम कर सकता है। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। फिर आता है लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय किस लिए आपके लिए यूजफुल है।
ह्यूमन रिसोर्सेस को कैसे आप यूटिलाइज करते हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई मार्केटिंग वाला बंदा है, अगर उसको अकाउंट में बढ़ा तो कहीं ना कहीं उसका रिसोर्सेज जो है या उसकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मैं डी यूटिलाइज कर रहा हूँ। बगैर इससे अच्छा है कि मैं उसको मार्केटिंग में रखूँ, हर सेल्स के ऊपर थोड़ा बहुत एक मुझे चार्जेस अमाउंट पे करते रहूँ, मतलब एक तरह से उसको एक बस एक बोनस अमाउंट देते रहो, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट रहेगा उस जगह के ऊपर, तब जाके बिजनेस आगे चलेगा। तो मैं देखो मैंने एक एम्प्लॉय को रखा है और उसके रिसोर्सेस को, उसकी यूटिलाइजेशन, उसके वर्क टैलेंट को मैंने कहीं ना कहीं यूज किया है। फिर आता है बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। देखो स्टाफ ही एक बंदा था, आप तो रहते नहीं हो बिजनेस, ऐसा होगा मैं भी ज्यादा टाइम नहीं रहूंगा। तो एक स्टाफ ही होता है जिसको मैंने मैनेजर बना के रखा है अपने ऑफिस के अंदर। वो क्या करता है, सारे एम्प्लॉय में कॉर्डियल रिलेशनशिप रखता है, झगड़ा नहीं करता, कॉर्डियल रिलेशनशिप रखता है कि भाई अच्छा ठीक है मैं तेरा ये हेल्प कर रहा हूँ, तू मेरा ये हेल्प कर रहा है, अच्छा ठीक है मैं तेरे पे ये फेवर कर रहा हूँ, तू मुझ पे ये फेवर कर रहा है। तो एक रिलेशनशिप होता है कि भाई अगर आपके अंदर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो आपकी बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप दोनों के एम्प्लॉयज में ही इगोइस्टिक मैटर्स रहेंगे तो कंपनी कभी ग्रो नहीं आएगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक बोला ना, सबका साथ सबका विकास लेके ही चलना है। चलो आगे चलते हैं। हेल्प ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट, अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो आप मेक श्योर करो कि सामने वाले बंदे को कैसे आप उसका डेवलप कर सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको फियर ऑफ ये होता है कि मैं चार लोगों में कम्युनिकेट कैसे करूंगा, क्लियर है। तो ये पर्सनालिटी कैसे डेवलप करेगी, ये ह्यूमन रिसोर्स भी कर सकता है। देखिए देखो वो चार लोग से मिल रहा है, चार एक साथ अट्रैक्ट हो रहा है, चार लोगों से बातें कर रहा है, तो आइडिया ऑफ पर्सपेक्टिव आता है कि कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है। तो आपको आप देखो एक होता है आप किसी को एडमायर करते हो आइडियलिस्टिक, लेकिन आप किसी के बिहेवियर को भी कभी कभी ऑब्जर्व करते हो, वाह ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रही है, ये ऐसा बोलता है, ये तो इससे कहीं ना कहीं आपके डेवलप, आपके भी क्या बोलते हैं ना इनर पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट आती है। फिर हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। आपके पास आपके स्टाफ को पता होना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए और कितना टेक्नोलॉजी के साथ चलना है और कितना हमें हमारे एम्प्लॉय के साथ में तालमेल बना के चलनी है। उसके बाद इम्प्रूव एफिशिएंसी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टाफ बहुत बेस्ट है, मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने एफिशिएंसीज टारगेट को लेके प्रोडक्शन को लेके बढ़ाते रहे हर टाइम तक, तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना किसका काम है। ठीक है मैनेजर तो करेगा, लेकिन अगर आपने किसी स्टाफ को रखा है तो वो ऑब्जर्व करता है उन सारी चीजों को, एंड देन जाके वो आगे कोऑर्डिनेट करता है कि भाई नहीं ये बंदा है इतना अच्छा है, ये बंदी ये अच्छा काम करते है। तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी को आप कहीं ना कहीं बिल्डअप करते हो टाइम टू टाइम कि भाई नहीं आप इस काम में अच्छे हो, आपको ये काम ज्यादा मिलेगा और आपका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लेवल वहां पे बढ़ेगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखो कहीं ना कहीं आप इम्प्लॉयज को रखते हो तो कोई भी इम्प्लॉयज अगर आता है तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि एक साल दो साल में चला जाए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि देखो आज कंपनी छोटी है, कल तो बड़ी कंपनी होगी, आज मैं आपको 10,000 सैलरी दूंगा, जैसे जैसे कंपनी बढ़ेगी मैं सैलरी भी बड़ा करूँ, सैलरी भी बड़ा करूंगा। क्यों बड़ा करूंगा, क्योंकि देखो मुझे लॉन्ग टर्म पे चाहिए। ये इम्प्लॉय जब मेरे जीरो पोजीशन पे है, अगर मैं 100 पोजीशन तक लेके जा रहा हूँ, 100% से लेके आ, तो मैं चाहूंगा कि ये बंदा जो जीरो से मेरे साथ है वो 100 तक खुद जाए, मेरे साथ जाए। और जैसे जैसे सैलरी, जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपनी सैलरी भी बढ़ा दे रहा हूँ। इसलिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना जरूरी है। आप उसको अगला पैकेज मिल रहा है, आपकी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सके, दैट्स डिफरेंट केस, लेकिन आपको आपके स्टाफ को होल्ड ऑन करके रखना जरूरी है। उसके बाद इसेंशियल कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियस बात है स्टाफ भी इसेंशियल कंट्रीब्यूशन करने वाला बंदा होना चाहिए। वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ योगदान ही कंपनी में, वो आइडिया हो सकता है, वो वर्क हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मायने रखा जाता है और आपको टाइम टू टाइम उसको अप्रेस करना जरूरी है। उसके बाद प्रोवाइड जॉब सर्टिफिकेट। देखो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद एक आता है कि आप जिस जॉब पे हो, क्या वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके काम से आप सेटिस्फाइड हो, उस वो तो सेटिस्फाइड है, उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं,
या आपने जो ट्रेनिंग लिया, आपने जो उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स किया, उसके वजह से कुछ आपकी कंपनी पे इम्पैक्ट आ रहा है क्या? अगर आ रहा है, वेल एंड गुड है, आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हो। इफ नहीं, देन क्या हो सकता है ना, बीच सफर में रास्ता छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है। इसलिए मेन है आपको जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड कराना जरूरी है, वो इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है, तभी हो सकता है। फिर आता है मेंटेनेंस हार्मनी, झगड़ा झगड़ी करना नहीं है, एक फेयर रेम्यूनरेशन देना जरूरी है, फेयर एनवायरनमेंट देना जरूरी है। कहीं ना कहीं आप कहीं भी लैग करते हुए नहीं दिखने चाहिए। नहीं तो ये होगा कि दो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा होगा कि आप फेयरिज्म कर रहे हैं, कि भाई आप मतलब ना, आप ये कर रहे हैं, एक को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, एक को कम फेवर कर रहे हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल्स में बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ना हो, और वो अपने ही एम्प्लॉयज या कलीग्स के बीच में झगड़ा करने ना लगे, ये मेक श्योर आपको करना याद है, क्लियर है। और मेन है उनको टाइम टू टाइम अप्रेजल देते रहना है, सिलेक्शन देते रहना है। अगर हर साल आप थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन बढ़ाना भी आपकी जवाबदारी बनती है। याद है, क्लियर है। चलो, अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब अब देखो, स्टाफ आ गया, प्लानिंग हो गई, सेकंड था हमारा, चलो, पहला था हमारा प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफ, एंड फोर्थ है डायरेक्टिंग। देखो, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफ आ गया, अब हमको क्या करना है, डायरेक्शन। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना होता है, कहीं ना कहीं वो मूवी वाला डायरेक्शन नहीं चल रहा है यहाँ पे। डायरेक्शन इन द सेंस कि आपको इस बंदे को समझाना है कि आपका जॉब रोल क्या है। अब डायरेक्टिंग करना, उसके बाद मेन आता है कि डायरेक्शन में अब स्टाफ तो आ गया, अब डायरेक्शन आप कैसे दोगे। डायरेक्टिंग होता है कि एक सही प्लेस पे सही बंदे को सही जगह पे रखना और उसको बताना कि भाई आपका यही काम है, आपको यही करना है। अब जैसे अगर हम लोग कॉलेज की बात करें, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लेंगे, अगर हमने फीस लेना, जमा करना, बैलेंस रिसिप्ट देना, और फीस कलेक्शन होने के बाद अकाउंट्स जो हेड है उनको ट्रांसफर बता देना कि भाई डेली कलेक्शन इतना हुआ है। तो ये उनको एक काम दिया गया, उनको टीचिंग जमे ही है, ऑब्वियसली बात नहीं, सुपरविजन नहीं होगा, थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन क्या वो प्रॉपरली टीचिंग कर सकते हैं? नहीं। उनका उनको डायरेक्शन दिया गया कि भाई आप अपना डिपार्टमेंट ही देखो, डेली बेसिस पे कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितने फीस आ रहे हैं, क्या है, क्या स्टेटस है, ये सब आपका है डायरेक्टिंग। टीचर्स को दिया गया कि भाई आपका देखो, ये जैन 15 से वाला चालू हो जाएगा, आप मेरे को 30 सितंबर तक पूरा सिलेबस खत्म कर दो, क्योंकि 30 अक्टूबर से पेपर चालू होगा। उनको डायरेक्ट करके दे दिया कि आप कैसे सिलेबस खत्म करोगे, फर्स्ट छुट्टी में कितना क्वेश्चन बैंक डालने वाले हो, सेकेंड सेमेस्टर मतलब जो फर्स्ट सेम खत्म होने वाला है 30 सितंबर, उसमें क्या पोर्शन खत्म हो सकता है, आपको कितने कितने लेक्चर्स चाहिए, अगर एक्स्ट्रा चाहिए वो भी बताओ। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। आपने उनको एक पैनल दे दिया कि भाई इतने टाइम में मेरा काम खत्म करके चाहिए। अब वो फैकल्टी कैसे डिसाइड करता है, वो उनको लुक आउट करना है। इफ पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं है तो एक्सटेंडेड कैसे कर सकते हैं, कोई और लेक्चर सबऑर्डिनेट में चाहिए क्या आपको जिन फैकल्टी का हो जाए। Direction consists of the process and techniques utilizing issuing instruction and make certain that operation are carried out as planned। देखो, डायरेक्शन क्या होता है कि कल के दिनों में आपने कुछ प्लान किया, टेक्निक रखा, प्रोसेस लगाया, सब कुछ लगाया, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जा रहा है क्या, आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कल के दिनों में आपने कॉलेज में टीचर्स को बोल दिया कि भाई मैम आपको 30 सितंबर के पहले खत्म करना है, क्या 30 सितंबर वाला सिलेबस खत्म हो रहा है, कितना बाकी है, कैसे बाकी, देखो आपने एक प्रोसेस दे दिया, एक टेक्निक दे दिया उनको पढ़ाने का, बट क्या वो प्रोसेस, वो टेक्निक, वो प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है क्या, वो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। दैट्स चेक आउट इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मेन मोटिव होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो काम पूरा करके दे दे। ज़्यादा क्लियर है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फीचर्स में। पहला है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स, फिर है इंटीग्रेट एफर्ट। उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट का, देखो मैं एज अ ओनर हूँ लेकिन मेरे पास चार अलग अलग डिपार्टमेंट, एचआर है, फाइनेंस है, ऑपरेशन, मार्केटिंग है। चारों में डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं वो अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट थोड़ा वीक पड़ रहा है, मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप जब स्ट्रॉन्ग और वीक में खेलने लगते हो तो कहीं ना कहीं बिजनेस डगमगाना। तो मुझे ऐसा है कि मेरे चारों पिलर मेरे साथ में सेम रूट में आगे जाए, तो कहीं ना कहीं
ये होता है कि अगर वो एक सेम रूट में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा फायदा है। तो कहीं ना कहीं अगर सारे लोग साथ में एफर्ट्स मारे, तब जाके मेरा जो अचीविंग गोल है वो पूरा हो सकता है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेट एफर्ट्स, जहाँ पे चारों डिपार्टमेंट, चारों कितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट में, जब वो लोग सब साथ में काम करते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, एक मतलब ना एक साथ एक कोऑर्डिनेटली होके काम करते हैं, तब जाके वो डायरेक्शन या फिर अचीव गोल हो सकता है। दूसरा है इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। देखो कहीं ना कहीं कब हो सकता है एफिशिएंसी इंक्रीज, जब आपके पास उस काम कराने का तरीका हो, टेक्निक्स हो, तब जाके आप एफिशिएंटली एक काम कर सकते। अगर बर्डन आने लगे तो क्या पॉसिबिलिटी है सर? नहीं। तो आपके पास टेक्निक होना चाहिए, भाई ये टेक्निक से करो तो आपका काम फटक से हो जाएगा। अगर ऐसे फटक से हो रहा है तो देन आई विल मेक श्योर कि आपको थोड़ा काम एक्स्ट्रा देते जाओ। लेकिन अगर वही प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होगा, तो क्या आप अपना काम क्लियरली कर पाओगे? नहीं कर। फिर आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखो कोई भी एम्प्लॉय हम उसको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेट करना जरूरी है तो कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? जैसे अगर कभी लगा कि चलो अगर आज ये टास्क खत्म होता है, शाम का इवनिंग स्नैक्स मेरे तरफ से, यहाँ पे कल दोपहर का सीधा सीधा लंच में जाए, तो मोटिवेशन लगा कि भाई कुछ मिल रहा है ऑफिस से, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट जैसा मिल रहा है, हैम्पर जैसा, ठीक है। इफ अगर बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया जो मैंने सोचा है, तो सबको 3 दिन का गोवा का ट्रिप मेरे एंड से। तो कहीं ना कहीं अगर आपको आपके इंटरेस्ट को फोकसली एक डायरेक्शन में रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन रख पीछे देना पड़ेगा, तब वो बरोबर एफिशिएंटली काम करके आपको देगा। फिर आता है एक्शन इज इनिशिएटेड। देखो कुछ भी हो जाए, आपके एक्शन का रिएक्शन होता है। अब जैसे मैं मान लो कल के दिनों पर मैं शाहरुख खान की तरह एक स्पीच देता हूँ अपनी टीम को, 70 मिनट, 70 मिनट है आपके पास एंड ऑल चल रहा है, मैंने एक्शन दे दिया, उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? गुस्सा हो सकते हैं या फिर मेरा काम प्रॉपर करके दे सकते हैं। लेकिन एक्शन इनिशिएटेड, मैं अपने एंड से लीनियंट हो गया तो मेरा बिजनेस चलने वाला है, भूल जाओ। मुझे कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी होना है, कहीं कहीं पर हार्श भी होना, कहीं कहीं पर बहुत कुछ चीजें करनी है, लेकिन मेन है कि मेरा काम कहीं ना कहीं रुकना नहीं चाहिए। तो डायरेक्शन करते टाइम पे एक्शन बहुत है, कभी कभी आप चिल्ला दो, डांट फटकार कर दो, निकाल दो कैबिनेट से, जो भी चलेगा, लेकिन आप आपका काम पूरा करके चाहिए। दैट इज व्हाट एक्शन इनिशिएट। फिर है टीम स्पिरिट स्क्रिप्ट। देखो अगर सब लोग एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट बनना तय है। अगर आप लोग को गोल्ड मूवी याद होगी, अक्षय कुमार की, अगर देखी होगी, तो कहीं ना कहीं इसमें देखो एक सीन है जहाँ पे टीम का नहीं बनता है, तो अक्षय कुमार एंड वन ऑफ द पर्सन जो टीम को पूरा मैनेज करते हैं, वो लोग एक टास्क देते हैं कि भाई पत्थर उठाओ एक जगह से दूसरी जगह पे रखो। तो सब अपना अपना उठाते हैं लेके आते हैं, उठाते हैं लेके आते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो वापस जब रख देते हैं पूरा पत्थर, तो फिर पूरी टीम बोलती है कि वापस लेके जाओ, अक्षय कुमार बोलता वापस लेके जाओ। तो कहीं ना कहीं उसमें से एक क्या बोलते हैं, सन्नी कौशल जो रहता है, विकी कौशल का भाई, वो खुद बोलता है नहीं नहीं, हम कुछ तो लैक कर रहे हैं। तब जब वो लोग पूरा एक लाइन लगते हैं और जब ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं ना ये चीज की जरूरत है, टीम स्पिरिट की जरूरत है, कि जब आपने अकेले काम करना था सबका मेहनत अलग हो गया, लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एनर्जी भी बच रहा है, काम भी पूरा हो रहा है, और दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। आपके बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। जब आप एक डायरेक्शन में काम करते हो तो आपके अंदर वो टीम स्पिरिट बनी रहती है। फिर आते हैं हम लोग प्रोवाइड स्टेबिलिटी। देखो स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है बिजनेस में? देखो चार अलग अलग डिपार्टमेंट है, चार अलग अलग लोग हैं, चार लोगों की अलग अलग टीम है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी कंपनी डाउनफॉल में जा रही है, फिर बड़ा पिक ले रही है, तो कहीं ना कहीं बर्डन आपके ऊपर भी आएगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे मैं आपके ऊपर डालना शुरू करूंगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको जॉब पर रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, स्टेबिलिटी देना मेरा काम है। क्यों है वो मेरा काम? कल के दिनों पे आपका काम मुझे पसंद नहीं है, मैं आपको सीधे से बोलूँ कि सर सर लगा आप रिजाइन दे दीजिए, मैं आपको टर्मिनेशन दूँ। आप रिजाइन दे दोगे, ठीक है,
लेकिन अगर मुझे लॉन्ग रन में बिजनेस लेके आना है तो मुझे कहीं ना कहीं यहीं से थोड़ा हार्श होना चालू करना पड़ेगा, मुझे आपको मोटिवेट करते चलना पड़ेगा, मैं आपको चिल्लाते हुए चलूंगा, लेकिन काम मेरा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं काम पूरा होना चाहिए, तो फिर मेरा है कि एक स्टेबिलिटी पोज़ीशन भी मेरी बननी चाहिए। जैसे मैं कंपनी को अपना टाइम दे रहा हूँ, आप मेरी कंपनी को टाइम दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको मैं मेक श्योर करके चलूँ कि आपकी हर साल सैलरी बढ़ रही है, डेज़िग्नेशन बढ़ रहा है, तो आपकी स्टेबिलिटी इस कंपनी के अंदर लॉन्ग रन के लिए सूटेबल है। इफ अगर आप काम नहीं कर रहे हो, बाय टाटा बाय बाय, मैं आपको वापस कंटिन्यू नहीं कर रहा। फिर आगे है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हो, ये हर बार आएगा, हर पार्ट में आएगा, तो बार बार चलो ठीक है वापस एक बार फिर कर देते हैं कि आप कैसे अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो मेन है डायरेक्शन इज द ओनली थिंग, कि भाई अगर आप मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ तो कहीं ना कहीं एनर्जी कम बच रही है, उसका काम कम बच रहा है, तो मैं उसके ऊपर कोई अलग सा काम दे सकता हूँ या फिर सेम काम वापस से और एक्स्ट्रा बर्डन डाल सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है अचीव कॉपरेशन। देखो कॉपरेशन कब अचीव होगा, जब पूरी टीम एक डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर अलग अलग काम करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज है, सर नहीं है। तो सबको एक ही पॉजिटिव वे में काम करना जरूरी है। फिर आता है कॉपिंग अप विद द चेंजेस। देखो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, लेकिन आप अगर आप किसी भी घर में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपको वो चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन बिजनेस एंड लाइफ, आई कैन सजेस्ट यू फॉर दैट, कि आपको हर चेंजेस के फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में पॉप अप करने आना ही चाहिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रह गए, लाइफ में कुछ हाथ में नहीं आएगा, लाइफ हो या बिजनेस कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। तो आपको हर चेंज करना, अगर जैसे आपको 11 बजे सुबह ऑफिस बुलाया था, अब आ गया, आओ, जल्दी जाने मिलेगा, ज़्यादा टाइम बचेगा, देर से कौन रुको, फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस है। तो आपको ये चेंजेस के साथ में कहीं ना कहीं कॉप अप करने आना चाहिए। फिर आता है यार एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। देखो एक इंडिविजुअल की क्या कैपेबिलिटी है, वो एक्सप्लोर करना हमें डायरेक्शन से ही आता है। कि अगर मैंने किसी एक को काम दे दिया और वो प्रॉपर करके नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये भाई इस फॉर्म के लिए नहीं बना, या फिर इस पर्टिकुलर टास्क के लिए नहीं बना है। अब जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल देखा, एक बंदे को मैंने मार्केटिंग में रखा है, एक को अकाउंट में रखा। जो बोलने वाला है वो मार्केटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कम बोलने वाला है वो अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं स्विच कर दूँ, कम बोलने वाला मार्केटिंग में है और ज़्यादा बोलने वाला अकाउंट्स में, तो कहीं ना कहीं दोनों का वर्किंग प्रोफाइल, वर्किंग सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। दोनों ने कभी कोई काम किया नहीं है, इसके बाद दोनों का जो पॉजिटिव वेव था वो कहीं ना कहीं डिमोलिश हो जाएगा, दोनों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो इससे अच्छा यह डायरेक्शन जब रहेगा तो आप इंडिविजुअल कॉप अप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा क्लियर है?